डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सक्षम है और मैं गोवा का रहने वाला हूँ। मैं 5 साल पहले यहाँ पर आया था। मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर हमें कई तरह के काम मिल सकते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश से मैं यहाँ पर पहुँच गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ काम मिलना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर पहले तो मैं छोटी मोटी दुकानों पर काम करने लगा। उसके बाद यहाँ कई रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर मैं काम करने लगा। कभी मैं नॉर्थ गोवा पहुँच जाता तो कभी साउथ गोवा पहुँच जाता, लेकिन ढंग का काम मुझे मिल नहीं पा रहा था। और यहाँ पर काम भी सीजनल होता है, यानी कि जब पूरे देश में सर्दियाँ होती हैं तब यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन गर्मियाँ होते ही टूरिस्ट यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर बारिश ही बहुत ज़्यादा होती है, कोई टिकता ही नहीं, बाहर निकल नहीं होता और बीचेस पर भी घूम नहीं होता। मैंने ग्रेजुएशन तो कर रखी थी, लेकिन मुझे ढंग का काम उसके बाद मिल ही नहीं पाया था। और यहाँ भी 5 साल हो गए थे। ठीक ठाक पैसे ज़रूर मैंने कमा लिए थे, लेकिन पसंद का काम मिल नहीं रहा था। इसके बाद अब मैं पैसे जोड़ने लगा था कि यहाँ पर एक किराए की दुकान ले लूँगा, वहाँ पर कपड़े रखूँगा और उसे बेचकर भी बहुत ज़्यादा कमाई की जा सकती है। यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट आते हैं और वो पैसों की तंगी से गुजर नहीं रहे होते, इसीलिए वो महंगे महंगे कपड़े खरीदना भी पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर एक ऐसी जगह पर दुकान लगाऊंगा जहाँ वो टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। वहाँ पर धीरे धीरे महंगी चीज़ें बेचकर मैं पैसे कमाने शुरू हो जाऊँगा। लेकिन उसके लिए पहले मुझे पैसे जोड़ने थे, और यहाँ रेस्टोरेंट में काम करना, दुकानों पर काम करना, उससे ज़्यादा पैसे कमा नहीं पा रहा था। और शाम के वक्त मैं फ्री हुआ करता था। मैंने सोचा शाम के वक्त कोई ऐसा काम ढूंढ लूँ जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। लेकिन शाम को ऐसा काम ढूंढना मुश्किल भरा हो रहा था। जैसे काम मैं दिन के वक्त किया करता था, वैसे ही काम मुझे शाम को भी मिल रहे थे। मैं वैसे काम नहीं करना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था जिससे मैं ज़्यादा मेहनत कर पाता और ज़्यादा पैसे कमा पाता। यहाँ पर मेरे कई विदेशी दोस्त बन चुके थे, कई ऐसे रशियन, कई ऐसे अमेरिकन जो यहाँ पर 3 से 4 सालों से रह रहे थे। उनसे बात करने में अच्छा भी बहुत लगता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात किया करते थे। वो कहा करते थे कि हम जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, इसीलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगा करते थे। वरना यहाँ कुछ ऐसे भी थे जो मुझे जानते तो थे, लेकिन डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा किया करते थे। हम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम तो यहीं रह जाओगे, यही काम कर लो, बस इतने में घर चला लो, हम भारतीय ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह से वो भारतीय होकर भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक कारण था कि मैं उनके साथ काम करता, उनसे दूर ना जाता, शायद इसलिए। लेकिन ये विदेशी हमेशा जैसे उड़ान करने की बातें किया करते। उनमें से एक रशियन मेरा दोस्त बन गया था, लेकिन अब उसे एक इमरजेंसी पड़ गई। उसे वापस अपने देश जाना था, लेकिन वो मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया था कि उसने अपनी वो मशीन मुझे दे दी। उसने कहा, इस मशीन से ज़मीन में दफन हम मेटल को ढूंढ सकते हैं, और कई बार यहाँ पर कीमती कीमती चीज़ें भी मिल जाती हैं। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर इतने समय कैसे सरवाइव कर पा रहा हूँ और इतने पैसे कैसे कमा पाया हूँ? मैंने उससे पूछा, हाँ, मैं कब से ये सवाल तुमसे पूछा करता था। उसने कहा, इस मशीन के ज़रिए। मैं इस मशीन को लेकर वहाँ समंदर के आसपास घूमता रहता हूँ। कई लोग जो यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, उनकी अंगूठियाँ, गले की मालाएं गिर जाती हैं और रेत में नीचे गड़ जाती हैं। वो बाहर नहीं निकलती। वो ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें मिलती नहीं। और ये मशीन ऐसी मेटल को ढूंढती है, लोहा, टीन, सोना, चांदी, ऐसी चीज़ों को ये मशीन ढूंढ सकती है। तुम्हें इसे पकड़ना है, समंदर के किनारे जाना है और ऐसी मेटल को ढूंढते जाना है। कई बार इतनी कीमती चीज़ें तुम्हारे हाथ लग जाएंगी कि तुम्हारे होश तक उड़ जाएंगे। मैं खुश हो गया था।
वैसे भी अब मैं साउथ गोवा में काम कर रहा था। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती और यहाँ बहुत अमीर टूरिस्ट आते हैं। नॉर्थ गोवा में इतने ज़्यादा अमीर टूरिस्ट नहीं आते जितने साउथ गोवा में आते हैं। इसीलिए इन समंदर के किनारे महंगी चीज़ें मिल सकती हैं और उसके पास काफ़ी पैसा था। शायद मैं भी उसकी तरह अमीर हो पाता। मैंने अब यही काम शुरू कर दिया। मशीन चलानी मैंने उससे सीख ली थी और इस तरह शाम के वक्त में निकल जाया करता था। हर कोई देखा करता था कैसे एक रशियन किस तरह से समंदर के किनारे मशीन लिए कुछ ढूंढता रहता है। अब वही काम मैं कर रहा था। कई जान पहचान वालों ने पूछा आखिर ये मशीन क्या करती है। मैंने भी बता दिया। मैं अब उसके साथ काम कर रहा हूँ, वो मुझे पैसे दे रहा है। अब ये मशीन मुझे चलानी है जिससे धरती के अंदर होने वाले बदलावों का पता चलता है। मैं सच किसी को बताना नहीं चाहता था। ये पहली शाम थी। मैं घूमता रहा। कई सिक्के मिले, वहाँ पर कई सस्ती चीज़ें मिली। लोहे के गहने मिले, पुराने से मेटल के बने हुए वो मूर्तियों जैसे कुछ मिले। इस तरह मैं एक छोटा सा बोरा भर चुका था। ये पहली शाम थी, ज़्यादा कीमती चीज़ कोई मिली ही नहीं, लेकिन इसे बेचकर भी 200 रुपए की कमाई हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत ऐसी ही तो होती है। अब हर शाम मैं यही काम करने लगा था। समंदर के किनारे मशीन लेकर निकल जाता। इस तरह सैर की सैर हो जाती और ढेर सारी कमाई भी हो जाती। मैं हर रोज़ ये करता जा रहा था और कभी कभी सोने की ऐसी छोटी मोटी अंगूठियाँ मिलती जिससे मेरी जेब भर जाती। मेरे 1 महीने के किराए जितना पैसा मिल जाता। मैं जहाँ काम कर रहा था उससे अब इतनी कमाई नहीं हो रही थी जितनी कमाई अब इस काम से होने लगी थी। हर रोज़ बस मैं दिन के वक्त भी अब ये काम करना चाहता था, लेकिन मैं रुका हुआ था। थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा गेन कर लूँ, उसके बाद ये काम करूँगा। मेरा वो दोस्त रशिया से फ़ोन करके मुझे बताया करता था नए तरीके। उसने ये भी कहा था ऐसी जगह ढूंढनी होगी तुम्हें जहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग जाते हैं, वहाँ अपना सामान फेंक जाते हैं और उन्हें फ़र्क तक ना पड़ता हो। मैंने कहा इन समंदर के पार जहाँ जंगल शुरू होता है वहाँ पर महंगे होटल हैं। एक होटल का कमरा एक रात के लिए 50,000 रुपए का है। इतने पैसे एक दिन के लिए लोग पे कर देते हैं। वहाँ ज़रूर इतने अमीर लोग आते होंगे जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अगर 10-20 हज़ार की कोई चीज़ गायब भी हो जाए। वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। मैं उस तरफ बढ़ चला था और जब मैं वहाँ पहुँचा कुछ अजीब सुनने को मिला मुझे। कई होटल के सिक्योरिटी गार्ड मुझे कह रहे थे इन होटल के आगे जंगल शुरू हो जाते हैं और इन जंगल में कुछ ना कुछ अजीब तो होता ही है। मैंने पूछा कौन सी अजीब चीज़ हो रही है। उन्होंने कहा इस जंगल में लोगों को भूत प्रेत नज़र आते हैं। हमारे कई कस्टमर जो जंगल में जाते हैं वहाँ भूत नज़र आते हैं और वो डर कर भाग आते हैं। मैंने कहा अच्छा किस तरह के भूत नज़र आते हैं और ये जो कस्टमर हैं वो डर कर कैसे भाग आते हैं, क्या अपना सामान भी छोड़ आते हैं? तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा हाँ, कई जो वहाँ पर गए वो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ कोई इंसान का नामो निशान ना हो। वो ऐसी जगह घूमना चाहते थे। उन्हें जंगल में घूमना पसंद था। यहाँ बीच के साथ साथ जंगल भी मिल रहा था तो वो घूमने के लिए उस तरफ चले जाते थे। कईयों ने महंगी माला पहनी हुई होती, महंगा मोबाइल होता, उनके गहने होते, लेकिन जब उन्हें भूत नज़र आता वो चीज़ों को वहीं छोड़कर भाग आते। जो पहना हुआ होता वो तो आ जाता, लेकिन जो हाथ में होता वो गिर जाता। जंगल में उन चीज़ों को ढूंढने के लिए भी कोई नहीं जाता। सब डरते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत है। ये बात सुनकर आंखें चमक गई थी। इतने अमीर लोग कितनी महंगी चीज़ें पहनते होंगे और इतनी महंगी चीज़ें जो वो जंगल में गिरा आते हैं वो मेरे हाथ लग गई तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने वाला था मैं। कुछ ना कुछ तो मिलेगा, एक दिन वहाँ पर लगाता हूँ। यह रविवार का दिन था। वैसे भी कस्टमर ज़्यादातर बीचेस की तरफ जाते हैं और जंगल की तरफ जाने की हिम्मत दिन के वक्त भी कोई नहीं करता होगा। मैं उस मशीन को लिए हाथ में टॉर्च पकड़े पीछे पीठ पे बैग टांगा हुआ था जिसमें खाने पीने का सामान था और काम काज की और भी कई सारी चीज़ें। मैं आगे बढ़ चला था। उस जंगल के अंदर मशीन को चलाते हुए उन घने पत्तों के नीचे भी जो आ रहा था मैं उठाता जा रहा था। वहाँ कई सिक्के मिले। कुछ देसी सिक्के थे, कुछ विदेशी सिक्के थे। दोपहर तक तो मैं ढूंढता रहा और उसके बाद मुझे कुछ छोटी मोटी कीमती चीज़ें भी मिली। एक दिन में इतनी महंगी चीज़ें मुझे कभी नहीं मिली थी।
कुल सामान लगभग 3000 के करीब हो गया था और पहले दिन महंगी चीज़ का मिलना ये शुभ संकेत होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आज तो खाने पीने का इतना सामान लेकर आया था कि मैं यहीं पर दोपहर गुजारने वाला था। वैसे भी छुट्टी है, आराम करूँगा, आराम से सामान ढूंढूंगा। अब मैं खुद को रशियन समझने लगा था। जैसे वो आदतें किया करता था, वो हरकतें किया करता था, वैसी ही हरकतें अब मैं भी करने लगा था। मैं खुद को अमीर समझने लगा था। मुझे लगने लगा था मैं उसके जैसा बनने वाला हूँ। वो महंगी महंगी चीज़ें पहनता है, महंगी महंगी चीज़ें शायद उसे यहीं पर मिलती होंगी। अब मैं भी अमीर होने वाला हूँ। इस घमंड के कारण मैं उस जंगल के और भी अंदर आने लगा था। मैं घने जंगल की ओर बढ़ने लगा था जहाँ पेड़ बहुत ही घने हो जाते हैं। इस इलाके में ना कोई होटल था, ना कोई रास्ता था। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच वहाँ एक नदी सी बनी हुई थी जो समंदर के पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रही थी। शायद कहीं से यह नदी आ रही होगी, लेकिन मैं उसके साथ साथ पतली होने का इंतज़ार करता रहा और वहाँ से आगे बढ़ता रहा। मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। मैं ज़मीन पर जहाँ भी मशीन चलाता मुझे कोई ना कोई चीज़ मिल जाती, लेकिन एक जगह मुझे सोने की घड़ी मिली और मैं छलांगे लगाता रह गया। पागलों जैसी हरकतें करने लगा था मैं। पेड़ पर चढ़ता और छलांग लगाकर नीचे आ जाता। मैंने अपनी टी शर्ट भी उतार दी थी क्योंकि आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने जो मालाएं पहन रखी थीं उन्हें देखते हुए मैं कह रहा था, अमीर होने वाला है तू, महंगी महंगी चीज़ें ढूंढने का तरीका मिल गया है तुझे। अब इस जंगल में लोग भूतों से डर कर आते रहेंगे और यहाँ चीज़ें गंवाते रहेंगे, मैं उठाता रहूँगा। ये घड़ी सोने की थी और ज़रूर 1.5 से 2 लाख की होगी। पहले दिन इतनी कमाई, यार यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं इतना खुश था कि धीरे धीरे शाम हो गई। छोटी मोटी चीज़ें मिलती रही और मैं मशीन का इस्तेमाल करता रहा। कब अंधेरा होने लग गया मुझे पता ही नहीं चला। उस अंधेरे में भी मैं टॉर्च तो लेकर आया था, लेकिन लालच आपको फंसाना शुरू कर देती है। किस तरफ ले जाती है कोई नहीं जानता। मैं वापस आना ही नहीं चाहता था। मुझे लग रहा था एक और छोटी मोटी चीज़ मिल जाए बहुत होगा। मैं बस 2 लाख तक की चीज़ें इकट्ठा कर गया तो बहुत हो जाएगा। एक दिन में 2 लाख, वाह अमीर होने वाला हूँ मैं। अंधेरा हो चला था और टॉर्च मेरे हाथ में। वहाँ उस मशीन को लिए मैं उन पत्तों के ऊपर फेरता जा रहा था। अचानक वो मशीन बार बार बीप करने लगी। ज़्यादा बीप का मतलब था ज़्यादा मेटल है। वहाँ मिट्टी खोदनी शुरू हो गई। मैं मिट्टी खोदता गया। बीप इतनी ज़्यादा की थी मशीन ने कि मेरी आंखें चमक गई थी। मुझे लगा था सोने का बड़ा सा कुछ मिलेगा, आज तो 10 लाख पार। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हिलाता गया ज़मीन के नीचे मुझे कुछ भयानक मिला था। ये एक लाश थी। मैंने थोड़ा साफ किया। मुझे नहीं पता ये पत्थर था या इंसान था, लेकिन मैंने पूरा मुंह साफ कर दिया। इंसानी चेहरा, और जैसे ही उसे देखकर मैं डरा पीछे गिरा। उसने आंखें खोली, वो जिंदा था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि पीछे गिरकर मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से ज़बान बाहर नहीं आ रही थी। मेरा मुंह जैसे बंद हो गया था। जकड़न सी हो गई थी पूरे शरीर में। ऐसा तब होता है ना जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उंगलियां, पैर, शरीर अकड़ सा जाता है। मैं भी उसी तरह से अकड़ सा गया था। सपने में भी जब हम डरते हैं चीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं निकलती। बिल्कुल वो हाल हो गया था मेरा। मैंने एक लाश को बोलते हुए देखा था। मैं पीछे गिरा हुआ था, चीखना चाहता था लेकिन कुछ कर नहीं हुआ। तो मैं दोबारा पैरों पर खड़ा हो गया। मेरी नज़र फिर से उस तरफ गई। मैंने लाइट डाली। मुझे लगा ये आंखों का भ्रम होना चाहिए। मैं सारी ज़िंदगी इस घटना को याद करके डरना नहीं चाहता। कहीं कोई भ्रम तो नहीं हुआ। मैंने दोबारा लाइट मारी। आंखें खुली थी उसकी। मैं अब पीछे हटने लगा, लेकिन उसने मुंह भी खोला और आवाज़ दी मुझे, डरो मत, डरो मत, मेरी नींद खराब हो चुकी है, अब मुझे बाहर निकालो। उसने ये कहा था। मेरी हालत पतली हो गई थी। ऐसा लग रहा था अभी बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन उसकी आवाज़ साफ सुथरी थी। ये किसी भयानक भूत की आवाज़ नहीं लग रही थी, किसी इंसान की ही थी। यहाँ विदेशी पर्यटक पता नहीं क्या क्या करते हैं। नंगे होकर जंगलों में घूमते हैं, पागलों जैसी हरकतें करते हैं, नशे करते हैं, क्या क्या नहीं करते। मुझे लग रहा था ये भी वैसा ही कोई विदेशी पर्यटक होगा जो इस तरह से ज़मीन में गड़ा हुआ होगा। बारिश के हालात बनते जा रहे थे, शायद ज़मीन में गड़कर कोई योगा वोगा कर रहा होगा।
उसने फिर से आवाज लगाकर कहा, थोड़ी मदद तो कर दो मेरी, इस तरह से डर क्यों रहे हो? मैंने हल्की सी आवाज में कहा, डरूंगा ही, तुम जमीन में कैसे गड़े हुए हो? मुझे लगा कोई लाश है। तो वो हंसने लगा, लाश लग रहा हूं तुम्हें? अब बाहर निकालो, कुछ बातें करते हैं यार, कब से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ा। मुझे ये डर था कहीं उसका हाथ निकला और मेरे गले को ना दबोच ले, मुझे यहाँ पर मार ना दे। लेकिन उन सिक्योरिटी गार्ड ने ये ज़रूर कहा था, जितने भी विदेशी पर्यटक इस जंगल में जाते हैं वो भूतों को देखकर डर कर भाग जाते हैं। मौत किसी की नहीं हुई थी, सिर्फ भूतों को देखा ही था। इसीलिए मेरी हिम्मत भी बंधी हुई थी। मैंने मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। उसका शरीर भी बाहर आया। मैंने हाथों से भी मिट्टी हटाई। ये एक जिंदा इंसान ही था। मिट्टी थोड़ी गर्म थी, उसका शरीर भी गर्म था। उसे मैंने पूरी तरह से बाहर निकाला। ये समझ में नहीं आ रहा था कोई देसी है या विदेशी है। ऐसा चेहरा किसी और देश का था, मुझे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। उसकी दाढ़ी ज़रा भी नहीं थी। अगर वो मिट्टी में गड़ा हुआ है, साधना कर रहा है, दाढ़ी वाड़ी तो बढ़नी चाहिए ना। ऐसा लग रहा था अभी अभी शेव की हो उसने। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो मेरे साथ वो आगे चलने लगा और कहने लगा, ज़रा नदी की तरफ जाना है, थोड़ा सा इस मिट्टी को साफ करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। मैं उसके साथ चल पड़ा। अब वो मुझे इस घने जंगल में और भी आगे की तरफ ले जा रहा था। जैसे जैसे मैं उस घने जंगल में आगे बढ़ रहा था, डर तो लग रहा था, लेकिन बादल रात के समय घिर आए थे। यहाँ बारिश अचानक ही होना शुरू हो जाती है और इस बार भी इन बूंदों के कारण ऐसा लग रहा था जैसे दूर तक देखा नहीं जा सकता। हल्की हल्की बूंदाबांदी ही हो रही थी। वो बार बार उन बूंदों से अपने शरीर को साफ करने की कोशिश तो करता, लेकिन बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी। बड़ी मुश्किल से हम नदी के पास पहुंचे। मैं अपनी मशीन चलाकर ज़मीन में अब भी वो चीज़ें ढूंढता जा रहा था और उसने एक सवाल तक नहीं किया, बस मुस्कुराता हुआ और बातें करता हुआ मेरे साथ चलता गया। मैं उससे बहुत चीज़ें पूछ चुका था, तुम कर क्या रहे थे, और तुम्हारा तो मुंह भी मिट्टी के अंदर था ना, मर जाते तो। उसने कहा, नहीं नहीं, मुंह पूरी तरह से अंदर नहीं था, नाक थोड़ा बाहर था सांस लेने के लिए, लेकिन आप बारिश होती तो पानी पहुंच जाता। और मेरे साथी पता नहीं कहाँ हैं, उन्होंने मुझे मिट्टी में गाड़ा तो था, निकाला नहीं। कहीं मुझे मारने के लिए गाड़ कर तो नहीं चले गए कमीने। मैं भी हंसता जा रहा था और उसने भी ऐसी हंसी वाली बात की कि अब डर कम लगने लगा था। अब वो मुझे नदी के बहुत करीब ले आया। कैसी जगह थी, मैं याद करके भी डर जाता हूँ। वहाँ पेड़ों के ऊपर पर्दे लगे हुए थे, ऐसे पर्दे जैसे घरों में लगे हुए होते हैं, महंगे महंगे। उनके ऊपर पानी की बूंदें भी टिक नहीं रही थी, यानी कि वो गीले नहीं हो रहे थे। वहाँ आगे नदी थी, वो तो नदी में नहाता जा रहा था, लेकिन मैं पर्दों को देखकर हैरान, ये कोई होटल है या क्या है? उसने भी नदी से मुंह बाहर निकाला और कहा, तुम्हें ये होटल नजर आ रहा है? पेड़ लगे हुए हैं, जंगल का ही हिस्सा है। मैंने फिर से सवाल किया, वो तो ठीक है, जंगल में पेड़ों पर पर्दे, कौन सा पागल है जो ये पर्दे लगा कर गया हुआ है? उसने कहा, पर्दे लगे नहीं हैं, उगे हुए हैं। ये सुनकर मैं और ज़्यादा घबरा सा गया। उगे हुए हैं? भाई तू पागल तो नहीं है? पेड़ों पर पत्ते लगते हैं, फल लगते हैं, सब्जियां लगती हैं, अब पर्दे थोड़े ना लगते हैं। अब वो भी नदी में नहाता नहाता हंसता हुआ कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अनजान हो, बाहर आता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अब मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने शरीर से सारी मिट्टी साफ की और बाहर आ गया। उसका रंग बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद था, मैं बता नहीं सकता। ना तो विदेशियों का रंग इतना ज़्यादा सफ़ेद होता है, ना ही किसी देसी का रंग इतना ज़्यादा सफ़ेद होता है। मैंने गोरे भी देखे हैं, लेकिन उस गोरे रंग के पार भी थोड़ा थोड़ा लाल रंग होता है, जैसे शरीर में खून हो। लेकिन ये तो सफ़ेद था, जैसे कोई पेंट अपने शरीर पर किया हो इसने। अब एक पत्थर के पास जाकर वो बैठ गया और मैं भी उसके साथ जाकर बैठ चुका था। वो मुझसे बातें करने लगा था। मैं उससे पूछता जा रहा था, इन पर्दों की बात बताओ यार, झूठ मत बोलो, इस तरह से मुझे पागल मत बनाओ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसने कहा, नहीं, इन पेड़ों पर ये पर्दे उगते हैं, हाथ लगा कर देखो, ये कपड़े से बने हुए नहीं हैं। उठकर गया मैं, हाथ लगाया, ये पत्ते जैसा कोई कपड़ा था, लेकिन उसमें ज़रा भी रेशे नहीं थे, ये जैसे असली पत्ता ही हो। मैंने फाड़ने की कोशिश की, वो फट नहीं रहा था। है तो जैसे कोई नायलॉन, कोई प्लास्टिक का कपड़ा ही, लेकिन आकार बिल्कुल पर्दों जैसा। उस पर डिज़ाइन बने हुए थे, फूल बने हुए थे। मैं फिर से उस पत्थर पर आकर बैठ गया।
ये है तो पर्दे ही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, पत्तों की तरह है। उसने कहा, नहीं, पत्ते नहीं हैं, ये पर्दे हैं, इन पेड़ों पर पर्दे लगते हैं। अब मैं हैरान परेशान मान चुका था, चलो इन पेड़ों पर पर्दे लगते हैं। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? इतने सफ़ेद कैसे हो भाई? क्या कौन सी बीमारी करवा रखी है? उसने हंसते हंसते कहा, बीमारी नहीं करवाई है, मेरा शरीर ही ऐसा है। और तुम्हें मैं सुंदर नहीं लग रहा? मैंने कहा, सुंदर यार, अब तुम तो लड़के हो, लड़के थोड़ी ना सुंदर लगते हैं, लड़के तो हैंडसम लगते हैं। और यार तुम्हें देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें हैंडसम कहूँ या ना कहूँ यार, तुम्हारे नए नक्श कुछ अजीब से लग रहे हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, यहाँ मुझे छोड़ा गया है मेरे साथियों के द्वारा। अब क्या ही बताऊँ मेरे साथियों की बात तुम्हें, मुझे यहाँ पर बदल कर छोड़ा गया है। मैंने कहा, बदल कर छोड़ा गया है, इसका मतलब? अब उसने अपनी ज़बान कतराई और कहा, नहीं नहीं, मैं ये बताना नहीं चाहता, बस तुम ये मान लो कि तुमने मेरी मदद की है और मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने कहा, धन्यवाद करना चाहते हो? कैसे धन्यवाद करोगे? बस भूल जाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। कुछ सवालों के जवाब दे सकती हो तो दो। यहाँ पर लोग डर कर भाग जाते हैं ना, गोरे कई आते हैं, वो डर कर भाग जाते हैं। उसने हंसते हंसते कहा, हाँ, डर कर भाग जाते हैं, मैं ही तो भगाता हूँ उन्हें। मैं हंस पड़ा था, तुम डराते हो? हाँ, वैसे डरा तो सकते हो, तुम इतने सफ़ेद हो, अगर कोई कपड़ा ना पहनो और यहाँ पर घूमना शुरू हो जाओ, लोगों को लगेगा सफ़ेद कपड़ों में कोई भूत घूम रहा है। अब वो भी हंसने लगा था। हाँ, ये बात तो है। अब हम धीरे धीरे बातें करते जा रहे थे और उसे जैसे अच्छा लग रहा था मुझसे बातें करना, लेकिन मैं समय ज़्यादा वहाँ पर व्यतीत नहीं कर सकता था। मैंने कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा, घर जाने का समय हो गया है, वैसे भी अब बारिश रुकी हुई है, यहाँ से मैं निकलता हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, रुक जाओ, जाओ मत, तुमसे बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा है, और बातें करते हैं, हम बातें करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। मैंने कहा, करते ही रहेंगे? घर जाने का वक्त आ गया है और ये अजीब सी जगह है, मुझे काफ़ी डर सा लग रहा है। उसने भी हंसते हंसते कहा, डर तो लगना ही चाहिए, ये पेड़, ये नदी तुम्हारी धरती की नहीं है। ये सुनते मैं घबरा सा गया और उठकर उससे 2 कदम दूर हो गया। लेकिन उसने दूर से ही कहा, डरो मत, करीब आ जाओ, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, समझ रहे हो ना कौन सा पसंद कर रहा हूँ? मैं थोड़ा सा घबरा गया था। मुझे भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन आज पता नहीं क्यों इससे डर लग रहा था। मैंने कहा, क्या मतलब? देखो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसने भी अपनी आंखें लड़कियों की तरह हिलाई, जैसे लड़कियाँ इशारा करती हैं, और उसने कहा, आओ प्यार की पतंगे लड़ाते हैं। मैं अब और ज़्यादा घबरा गया। क्या मतलब तुम्हारा? देखो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। लेकिन वो मुझे रोकने के लिए अजीब अजीब अदाएं सी दिखा रहा था। मैं बयां नहीं कर सकता, मर्द ऐसी हरकतें नहीं करते, लेकिन वो किस तरह से मटक मटक कर चल रहा था, जैसे मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा हो। और मुझे तो अब उससे डर सा लगने लगा था। वो कमर इस तरह से मटका रहा था जैसे लड़कियां मटकाती हैं, और मेरे करीब आकर मुझे सूंघने की कोशिश कर रहा था। मैं डरता डरता अब उससे दूर जाने की कोशिश करता तो जा रहा था, लेकिन बार बार वो मेरी कलाई पकड़ लेता और यही शब्द इस्तेमाल करता, आओ प्यार की पतंगे लड़ाते हैं। अब मुझे उस पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया। क्या प्यार की पतंगे लड़ाते हैं? देखो, मुझे लड़कियां पसंद है, मर्द नहीं पसंद, और तुम तो मर्द हो। ये बात सुनते ही वो घबरा सा गया और गुस्से में आ गया। क्या कह रहे हो? मुझे इसी शब्द से सबसे ज़्यादा गुस्सा है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैंने कहा, गुस्सा तो आएगा ही, अब जब कनेक्शन ही गलत जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो गुस्सा आने की बात तो हो ही गई ना। लेकिन उसके बाद उसने कहा, देखो, तुम पसंद तो आ गए हो, जाने नहीं दे सकता तुम्हें, अब तुमसे चिपका सा रहूँगा मैं। ये सुनते ही मैं भागने लगा था। मुझे लगा ये कोई भूत है जो मुझसे चिपक जाएगा, लेकिन दूर से वो कहता जा रहा था, प्यार की पतंगें तो लड़ानी पड़ेंगी, प्यार की पतंगें तो लड़ानी पड़ेंगी। उससे दूर से वो शब्द सुनाई देते रहे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था उसका अर्थ क्या है। उस जंगल से मैं बाहर आ गया और सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रात के 2 बजे का समय हो गया था और जैसे ही मैं घर पहुंचा, वहां जाकर मुझे शांति मिली। भूत से छुटकारा पा लिया था मैंने, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। 5 बजे नींद खुली और वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी मुझे।
पहले तो मैं घबरा गया। उठकर मैंने पानी पिया। मुझे लगा सपनों में भी वो कमीना आ रहा होगा, लेकिन वो सपनों में नहीं था, पर्दों में था। हिलते हुए पर्दे और पर्दों से आ रही आवाजें, वो जैसे पर्दे के पीछे हो। मैं घबराकर बेड के पीछे छिप गया और हाथ में डंडा लिए मैं कहने लगा, अब देख, तू मेरे पीछे पड़ चुका है, अब मैं सर पर मारूंगा इसे, देख दोबारा जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। लेकिन पर्दे से आवाज आती रही, पर्दा हिलता रहा। मैंने पर्दे पर 2-3 बार रॉड मारी। जब मैंने पर्दा हटाया, पीछे मेरी खिड़की टूट चुकी थी, वो पीछे मौजूद नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो पर्दे के पीछे हो और आवाज उसी तरफ से आई थी, लेकिन अब वही आवाज दूसरी तरफ से। ये आवाज भी पर्दे से ही निकल रही थी। मैंने उस तरफ भी छोड़कर गिलास मारा, लेकिन वो गिलास टकराते ही मेरी खिड़की से आवाज आई कांच टूटने की, लेकिन वो नजर नहीं आया। पर्दों से बात कर रहा था, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। मेरे पड़ोसियों ने भी खिड़की से आवाज लगाकर मुझसे पूछा था, क्या हुआ, कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कह दिया, नहीं, परेशानी तो कोई नहीं, वो मेरी खिड़की टूट गई, ग्लास हाथ से छूट गया। वो भी हंसता हंसता कहने लगा, तुम्हारे घर में गुरुत्वाकर्षण उल्टा लगता है, ग्लास तो नीचे गिरकर टूटना चाहिए ना, खिड़की पर टकरा कर कैसे टूटा? मैं अब गुस्से में कहने लगा था, हाँ, गुरुत्वाकर्षण तुम्हारी तरफ ही बढ़ सकता है, ये ग्लास उस तरफ भी आने वाला है, खिड़की बंद कर लो। इतना कहा तब जाकर चुप हुआ, लेकिन मैं तो डर चुका था। अब करूं तो क्या करूं, पर्दों से आवाजें आती हैं, पागल तो नहीं हो गया मैं? मैंने उसके बाद जूस बनाया, जूस पिया, नाश्ता किया और तब मैं कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उन पर्दों की तरफ देखने लगा, कहीं सुबह सुबह मुझे सपने तो नहीं आ रहे थे। मैं मुंह में ये शब्द लाना चाहता था और कह रहा था, यार पागल ही हो गया था मैं। मुझे लगा पर्दों से आवाजें आ रही हैं। तभी पर्दा हिला और आवाज आई, सच में पर्दे से आवाज आ रही है, मैं तेरे इश्क में पड़ चुका हूं। ये आवाज फिर से पर्दे से आई और मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब अलग अलग पर्दों से आवाज आ रही थी। मैंने वो पर्दे उतारे और उन्हें बैग में रख दिया। अब बैग से आवाजें आने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या था वो जो पर्दों से बोल पा रहा है, और वहां पेड़ों पर लगने वाले पर्दे। कहीं मैं भूतों के इलाके में तो नहीं पहुंच गया और सच में मुझे भूत तो नहीं चिपक गया। मैं सोचे जा रहा था और उसके बाद मुझे काम पर जाना था। ये एक होटल था। मुझे होटल में जाकर चादरें बदलनी पड़ती, थोड़ी सफाई करनी पड़ती। पहले कमरे में गया था मैं, पर्दों से आवाज़ें आना शुरू, ए छोरे क्या कर रहा है? अब प्यार की पतंगे लड़ाते हैं ना, तेरे इश्क में पड़ा हुआ हूँ। इसकी ऐसी अश्लील सी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता था। वो बार बार ये शब्द बोलता गया। अब मैं होटल के कमरों में लगे हुए पर्दों को थोड़े ना उतार सकता हूँ, काम तो करना ही है मुझे। अलग अलग कमरों में जा रहा था और वहाँ से भी वैसी ही आवाज़ें। वो छेड़ रहा था मुझे। कोई ज़माना हुआ करता था मैं लड़कियों को छेड़ा करता था, अब तो ये लड़का मुझे छेड़ रहा है और शर्म आ रही है मुझे। पूरा दिन मैंने होटल में काम किया था और उसकी छिछोरी हरकतें सुनता रहा था। पर्दों से आवाज़ें सिर्फ मैं ही सुन सकता था, कोई और नहीं। ऐसा लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद लगभग 5 दिनों तक ये आवाज़ें आती रहीं। मैं नहाने के लिए भी जाता, अगर कमरे में कपड़े उतार रहा होता तो उसकी छिछोरी हरकतें शुरू हो जाती। वाह वाह, किस तरह से ग्लैमर दिखा रहे हो, वाह वाह, उतारो उतारो। इसके बाद मुझे कपड़े पहनने पड़ जाते। मैं बाथरूम में तौलिया तक ना रखता। मुझे डर था किसी कपड़े के सहारे वो मुझे देख रहा होगा और छेड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी हरकतें पर्दों तक ही सीमित थी। सिर्फ पर्दों से ही वो बात कर सकता था, किसी और कपड़े से नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता इसका कारण क्या था, लेकिन मुझे जानना था। लगभग 7 दिन बाद मैंने ठान लिया इससे छुटकारा तो पाना ही होगा। मैं सीधा उन पर्दों को लेकर पहुंच गया एक तांत्रिक के पास। मैंने तांत्रिक को पूरी कहानी बताई कि इस तरह से वो छिछोरी हरकतें करता है। तांत्रिक बार बार मुंह पर हाथ रख रहा था और हंस रहा था। कुछ समय हंसने के बाद उसने कहा, बड़ा अजीब सा पागल भूत पीछे पड़ गया है, शायद उसे मर्द पसंद थे और तुम वैसे काफ़ी हैंडसम हो, इसीलिए शायद उसे पसंद आ गए हो। मैंने भी कह दिया, देखो तुम भी वैसी छिछोरी हरकतें मत करो, पीछा छुड़ाओ और पैसे लो जितना लेना चाहते हो। अब उस तांत्रिक ने वहाँ कई इंसानी हड्डियाँ रखी। उसके बाद वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने लगा।
उसने मुझसे पूछा था किस तरह से वो पर्दे पेड़ों पर लगे हुए थे। मैंने बताया ऐसे। मुझे पेड़ पर चढ़ा दिया उसी तरह पर्दे टांगने के लिए। मैंने भी टांग दिए। चारों तरफ पर्दे एक डंडा लगाकर टांग दिए थे। उसके बाद वहां पर वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता रहा और पीछे से वो छेड़ता रहा। अरे हवा बहुत चल रही है, कपड़े तो ढंग के पहन लेते, हवा में कपड़े उड़ ना जाएं और ग्लैमर ना दिख जाए तुम्हारा। अब मैं बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन 1 घंटे तक वो तांत्रिक तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता रहा और अब उसे भी वो आवाजें सुनना शुरू हो गई थी। तब तांत्रिक ने भी कहा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, क्यों इसके पीछे पड़े हो, सामने आओ, उड़ुम्बा गुड़ुम्बा छा। उसने वो मंत्र बोला और उसके बाद सामने उस पर्दे से भी आवाज आई, अबे बेढंगे चेहरे वाले तांत्रिक, भाग यहां से, मेरे इश्क को मुझसे दूर मत कर, वरना पूरा जमाना तुझे नर्क में सजा देगा। तांत्रिक काफी परेशान था। उसने वहां पर कई मंत्रों का इस्तेमाल किया, बहुत झाड़ फूक की, लेकिन उस पर्दे से आ रही आवाजें वो इस तरह बेइज्जती किए जा रहा था कि उस तांत्रिक का चेहरा भी उतर चुका था। उसे कोई शब्द नहीं आ रहा था। वो जो भी बोलता, गाली तक निकालता, सामने से पर्दे से ऐसी ऐसी बातें उसे सुनने को मिलती कि शर्म खाकर वो कहने लगा था, बड़ा बड़ा लुच्चा भूत है, अब मैं इससे छुटकारा नहीं दिला सकता, पर्दों को जला दूंगा, कहीं और पर्दे से निकल आएगा। मैं तो समझ भी नहीं पा रहा, ये भूत है, प्रेत है, पिशाच है क्या चीज ये कहते ही वो तांत्रिक सारा सामान वहां छोड़कर भाग गया। अब मैं अकेला उन इंसानी हड्डियों के पास बैठा था। यकीन कीजिए कैसा भूत मेरे पीछे पड़ा था कि इंसानी हड्डियों से डर नहीं लग रहा था, उससे लग रहा था। वो है ना डायलॉग, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, प्यार से लगता है। और यहाँ सच में मुझे प्यार से डर लग रहा था। वहां से भी मैं निकल आया था, उन पर्दों को एक बैग में डाले हुए। 2-3 तांत्रिकों को और मिला मैं, सब जलील होकर भाग गए। ऐसा कमीना मेरे पीछे पड़ा था कि हर किसी को जलील कर देता। उसके पास ऐसी ऐसी बातें थी, ऐसे ऐसे शायर थे कि वो जलील ऐसे करता कि पूरी तरह से जमीन में ही गाड़ देता। शर्म के मारे हर कोई भाग जाता। मैं कई लोगों के पास गया जो भूतों से निपटारा किया करते थे और ऐसे भूत को देखकर हर कोई डर रहा था। मैं अकेला सा पड़ गया था और उसकी वो आवाजें, ए छोरे अब क्या करेगा, लड़ाते हैं ना इश्क की पतंगे, ये शब्द कानों में गूंजने लगे थे। इश्क के पतंगे, इश्क की पतंगे। मैं गुस्से में आ गया था। मुझे लगा मुझे वहीं पर जाना होगा, मुझे उसे मौत के घाट उतारना होगा। वहीं पर था ना वो जमीन में गड़ा हुआ सफेद रंग का वो भूत, वहीं पर मिलेगा। मैंने भी पर्दे से कह दिया, आ रहा हूं मैं, तैयार रहना, इश्क की पतंगे लड़ाने के लिए आ रहा हूं। मैंने तेज धार हथियार ले लिए थे, उसे बैग में डाल लिया था और मैं उसी जंगल की तरफ बढ़ चला था। मैं उसे खत्म करना चाहता था और जंगल के अंदर जाता रहा। मैं पेड़ों पर लटके हुए पर्दे ढूंढ रहा था। मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, उस जगह के करीब पहुंच गया जहां पर वो मुझे दिखा था। लेकिन अब यहाँ पर्दे तो थे नहीं, वो मुझसे बात कैसे करेगा ये मैं समझ नहीं पा रहा था। उस तरह के सफ़ेद भूत को ढूंढने के लिए कितनी परेशानी होगी। मैं शाम तक भटकता रहा। अंधेरा होने लगा था, तब सोचा मैंने, अंधेरे में नजर आएगा, अंधेरे का इंतजार करता हूँ। अब अंधेरे का इंतजार करने लगा। रात के 10 बजे तक जंगल में बैठा हुआ था मैं इंतजार कर रहा था, आवाजें लगा रहा था, आजा, इश्क की पतंगे लड़ानी है तो आजा। लेकिन उसका कोई जवाब आया ही नहीं। जब अंधेरा ज्यादा घिर गया, मुझे सामने से चलकर आता वो नजर आया। इश्क उसके चेहरे पर से टपक रहा था। उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। मुझे घबराने की जरूरत थी। मैंने हथियार निकाल लिया। शर्म के मारे मैं भी लाल हुआ पड़ा था। इस तरह से सामने आता हुआ सफेद रंग का नंगा इंसान जो मुझ पर मोहित हो चुका हो, मुझे भी शर्म आ रही थी और उसे जान से मारना चाहता था मैं। हथियार लिए मैंने उस पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज। बार बार वो फिसल जाता और उसके बाद जो शब्द बोलता वो मुझे शर्मिंदा कर देते। ए छोरे, ये कैसा इश्क है तेरा, छोड़ दे इसे, इश्क में पड़ जा तो तुझे जन्नत मिलेगी, आजा। मैं उसे मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे हाथ तक ना लगा पाया। उसके बाद क्या करता, मैंने भागना शुरू कर दिया।
मैं जंगल में और भी अंदर की तरफ भागता रहा और बिना कपड़ों के वो मेरा पीछा कर रहा था। आज मेरी इज्जत जैसे नीलाम होने वाली थी और मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। दूर भागता गया उसे गालियां निकालते हुए, भाग जा यहाँ से, तुझे पता है मुझे लड़कियां पसंद हैं, लड़के नहीं पसंद, भाग जा यहाँ से। ये कहते कहते मैं जंगल के एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां वैसे ही पेड़ थे जिन पर पर्दे लगे हुए थे। मुझे लगा लो फंस गया। जिससे दूर भाग रहा था उसी के घर के पास पहुंच गया। वहां से वो डर कर पीछे भाग गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो भाग चुका था। और वहां पहुंचते ही मुझे सामने पत्थर पर बैठी हुई एक लड़की नजर आई। मैं इतना घबराया हुआ था कि सीधा उसके पास पहुंच गया और उसके पाँव में पड़कर कहने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, उससे बचा लो मुझे देखकर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। वो उठकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम मुझे कैसे देख सकते हो? तुम इस जगह कैसे पहुंच आए? मैं उसकी तरफ देखकर कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैंने वहां पर उस आदमी को देखा, वो सफ़ेद रंग का आदमी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता, मुझे लड़कियां पसंद है, लेकिन वो तो लड़का है जो मेरे पीछे पड़ चुका है। वो मुझे मार देगा या मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। मुझे अपनी इज्जत भी बचानी है और अपनी जान भी बचानी है। और तुम भी वैसी ही सफ़ेद सफ़ेद सी दिख रही हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। कुछ समय वो मेरी तरफ घूरती रही थी, लेकिन उसके बाद वो एक पत्थर पर बैठ गई और मुझे भी वहाँ पर बैठने के लिए कह दिया। अब मुस्कुराकर वो मेरे से बात कर रही थी और उसने कहा, वो भी कभी हमारे जैसी ही एक लड़की हुआ करती थी, लेकिन उसे शाप मिला जिस कारण वो मर्द बन गई। उसका दिल तो अब भी लड़कियों जैसा ही है, लेकिन उसे शाप तो भुगतना पड़ेगा 50 सालों तक उसे मर्द बनकर रहना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा वो लड़की बन जाएगी। मैंने कहा, शाप? ये शाप उसे कैसे मिला? उसने कहा, उसके अंदर ईर्ष्या आ गई थी। उसने ईर्ष्या के कारण बाकियों को नीचा दिखाया, बाकियों को यहाँ पर फंसाया और उसकी सज़ा उसे मिली। मैंने कहा, यहाँ पर फंसाया? तुम कहाँ से आई हो? क्या किसी और देश से आई हो? तो हंसते हंसते कहने लगी, और देश से नहीं, और दुनिया से आई हूँ, परियों की दुनिया। सुना है तुमने कभी परियों के बारे में? मैंने कहा, हाँ मैंने सुना है, परियां जो बहुत खूबसूरत होती हैं, किसी और दुनिया में अप्सराएं परियां वहाँ पर रहती हैं। हाँ, वहीं से आई हूँ, लेकिन हम सब यहाँ 5 थी जो यहाँ काम करने के लिए आई थी। खास मकसद था हमारा, लेकिन हम फंस गई। अब 1000 सालों के लिए हम यहाँ पर फंसी हुई हैं और ये ईर्ष्या के कारण हमें हमेशा के लिए यहाँ फंसाना चाहती थी। इसी कारण हम 1000 सालों तक यहाँ रहेंगी, ये कारण थी। और इसे वो शाप मिला। सिर्फ 50 सालों का शाप मिला, इसे बड़ा मिलना चाहिए था। अब ये मर्द बन चुकी है, लेकिन इसे पसंद तो पहले की तरह मर्द ही है। शायद ये तुमसे प्यार कर बैठी और अब तुम फंस चुके हो। मैंने कहा, क्या तुम सच में परी हो? यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तुम हो बहुत खूबसूरत। बिल्कुल सफ़ेद सी नहीं हो, तुम में लाल रंग है और इतनी खूबसूरती। तुम्हारे शरीर के ऊपर से ये क्या कण से क्या उड़ रहे हैं, जैसे भाप सी उड़ रही हो। उसने कहा, हम परियां ऐसी ही होती हैं, हमें खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये वो गंध है जो हवा में लहरा रही है, इससे पौधे भी देखो किस तरह से सुगंधित हो रहे हैं। तुम्हें भी मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। यकीन करो, ये हमारे अंदर से निकलने वाली गंध का कमाल है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, एक परी थी, लेकिन मौत का डर परियों से प्यार से भी ज़्यादा होता है। मुझे इज्जत बचानी थी उस मर्द से। वो क्या था? मैंने कहा, तुम परी हो तो वो क्या है? उसने हंसते हंसते कहा, वो परा है, परी से परा बन चुका है, और अब वो परा तुमसे पतंगे लड़ाना चाहता होगा। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी और मैं रोए जा रहा था। वो मेरी तरफ देख देख कर हंसे जा रही थी। तुम हो वैसे काफ़ी सुंदर, मैं भी तुम्हें पसंद कर लेती अगर तुम मुझे पहले मिलते, लेकिन तुमसे तो कोई और इश्क करने लगा है। जानती हूँ वो इश्क कर रही होगी, लेकिन है तो वो मर्द, समझ नहीं रही, उसे सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं उससे माफ़ी मांगता रहा था। 2 घंटे उसके पाँव पड़ा था, उससे माफ़ी मांगता रहा था। मैंने उससे कई बार कहा, मुझे बचा लो,
और वो भी 2 घंटे बाद हैरान थी। सच तो है, दिल तो तुम्हारा साफ है। हम परियां हैं, हमसे ऐसी खुशबू निकलती है कि मर्द हमसे प्यार करने लगते हैं, हम पर मोहित होने लगते हैं। लेकिन शायद तुम्हें मौत ने इतना डरा दिया कि तुम अब तक मुझ पर मोहित नहीं हुए, बल्कि मुझसे मदद मांग रहे हो। तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, चलो मेरे साथ। अब वो मेरी मदद करना चाहती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मेरे साथ चल पड़ी। हम जैसे ही उस पर्दे वाले पेड़ों से आगे निकले, वहाँ वो सफ़ेद रंग का आदमी खड़ा था। मुझे देखते ही वो बहुत गुस्से में आ गया। मेरी कलाई उस परी ने पकड़ रखी थी और वो परा बिल्कुल सामने ईर्ष्या से घिरा हुआ था। ये क्या, तुमने इसकी कलाई क्यों पकड़ रखी है? मेरे इश्क की कलाई छोड़ दो ताकि मैं इश्क पूरा कर सकूं। लेकिन उसने कहा, कौन सा इश्क? तुम अब लड़की नहीं मर्द हो और इसे लड़कियां पसंद है। ये तुमसे इश्क क्यों करेगा? वो सामने से गुस्सा किए जा रहा था और इधर ये कहे जा रही थी, ये मुझसे इश्क करता है और मैं इससे इश्क करती हूँ, छोड़ना तो पड़ेगा। 50 साल सजा भुगतनी पड़ेगी, शाप मिला है। ईर्ष्या छोड़ोगे तभी परी बन पाओगे, वरना ये परा बनकर घूमते रहोगे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसके बाद लड़ना चाहता था, लेकिन परियों में शक्ति होती है। वो आँखों से ही लड़ रही थी। सामने परछाइयाँ लड़ती गई। 1 घंटे युद्ध हुआ और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। तब उस परी ने कहा, इसे मिट्टी में दफनाया तो था ताकि 50 साल दफन ही निकल जाए, कोई तंग ना हो। हम यहाँ पर कई लोगों को नज़र आती हैं, लोग डर कर भाग जाते हैं। जिनका मन साफ होता है उन्हें हमारी झलक नज़र आती है। तुम तो मेरी पूरी झलक देख पाए, मुझे पूरी तरह से जान पाए। कैसे? शायद उस परे का इश्क तुम पर पड़ा और तुम्हें कुछ शक्तियां मिल गई उसके प्यार के कारण। मानो मर्द था लेकिन इश्क सच्चा करता था। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा इश्क, मुझे किसी मर्द से इश्क नहीं चाहिए, मुझे लड़कियां पसंद है, मैं इश्क लड़की से ही करना चाहता हूँ। इसके बाद हमने कुछ समय तक बातें की। मैंने उसका धन्यवाद किया, लेकिन उसकी मदद के कारण मैं चाहता था अगर मैं उसकी भी कोई मदद कर पाऊँ। वो मेरी कोई मदद नहीं चाहती थी। तुम क्या करोगे? किसी तरह की मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं बस कुछ अगर तुम्हें जानकारी दे पाऊँ। तुम जानकारी की भूखी तो होगी ही, खाना भले ही ना खाती हो, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है, कैसी घटना हो रही है, क्या बदल रहा है, क्या बदल चुका है, ये जानकारी तो तुम पाना ही चाहोगी ना। किताबों में परियों की कहानियाँ जो जो मिलती है मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। उसकी आंखें चमकी और वो मेरी दोस्त बन गई। वो रहती यहीं पर, लेकिन जब मैं घर आ गया उससे बातें पर्दों में कर सकता था। पर्दे हिलते और वो मुझसे बात करती। मैं देश और दुनिया की हर कहानी, हर किस्सा उसे बताता। ये बातें कब प्यार में बदलने लगी मुझे नहीं पता। वो तो परी थी, वो मुझ पर मोहित नहीं हुई थी, लेकिन शायद वो सच कह रही थी। उसे पसंद करने लगा था मैं, पर्दे को पसंद करने लगा था। लेकिन कभी कभी जब आधी रात को आज भी उठता हूँ तो मुझे डर लगता है उस परे से, कहीं इस पर्दे से निकल कर वो ना आ जाए और कहीं जिससे मैं बातें कर रहा हूँ ये वो परा ही निकला तो। 2 साल हो चुके हैं इस असमंजस में फंसे हुए। वो हर रोज मुझसे उस पर्दे के सहारे बात करती है। कहते हैं ना, लड़कियों से बात करने के लिए हिम्मत चाहिए। वो मेरी दोस्त तो बन चुकी है, लेकिन प्यार का इजहार करने के लिए वो हिम्मत अब तक जुटा ना पाया मैं। जंगल में उसके घर पहुंच सकता हूं, उन पर्दे वाले पेड़ों के पास, लेकिन क्या मैं बयां कर पाऊंगा कि उससे मैं प्यार करने लगा हूं? आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए।